स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आपके सामने क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है, तो कोई भी कंफ्यूज ना हो। जितने भी बच्चे हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। क्लास नंबर 2 है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि क्लास नंबर 1 जरूर देखिएगा। ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हम लोग इस बार कंटेंट वाइज चल रहे हैं। जो यहाँ पर जारी किया गया है क्वेश्चन बैंक, न्यू क्वेश्चन बैंक जो जारी किया गया है निमी के द्वारा, उसके मैं सॉल्यूशंस आप लोगों को करवा रहा हूँ। और इसके पहले ये 2 चैप्टर जो है एम्प्लॉयबिलिटी का और ये सिटीजनशिप का, ये दोनों चैप्टर मैंने क्लास 1 में करा दिया है। और आज हम लोग जो है बिकमिंग प्रोफेशनल्स इन 21st सेंचुरी होना चाहिए थे यहाँ पर सेंचुरी, ठीक है। ये जो है क्लास 2 में हम करेंगे। इसी प्रकार से क्या है टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, तो इसीलिए जो आपको ये वाला देखना है ना शुरू कर दो, तो इसके लिए क्लास 1 जरूर देखना चाहिए। अब वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी मैं सीरियल वाइज लिंक शेयर करता रहता हूँ। आप कैसे भी जुड़िए, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया मॉड्यूल 3, 1 और 2 हमने करा दिया। इसमें क्या है बिकमिंग प्रोफेशनल इन 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं सदी में अगर आप प्रोफेशनल हो रहे हैं, प्रोफेशनल बनना है इन द सेंस कि आपको नौकरी करनी है आज के टाइम पे, तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्या बदलाव होने चाहिए, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। और उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है हिंदी प्लस इंग्लिश एक साथ ऑर्गेनाइज करके, वो भी ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में जाएंगे, अगर ग्लोबल आईटीआई आप टाइप करते हैं या globaliti.org टाइप करके डायरेक्टली आप वेबसाइट पर आ जाते हैं। ये वेबसाइट है globaliti.org। इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसके जब भी ये ओपन होगा तो मोबाइल में अगर आप कर रहे हैं तो साइड में 3 लाइनें बनी होंगी, एक साइड में देखेंगे 3 लाइंस होंगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आईटीआई कोर्स वाले ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा। और एम्प्लॉयबिलिटी पर जब क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आ जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ईयर में जाना है क्योंकि फिलहाल हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल न्यू क्वेश्चन बैंक हिंदी इंग्लिश 2023, और ये क्लास 1 2 3 4 इसलिए लिखा हुआ है कि ये क्लास वाइज हो रहा है। जैसे जैसे क्लासेज अपडेट होती जाएंगी रिलेटेड पीडीएफ भी साथ में, इससे क्या होगा बेहतर लर्निंग हो पाएगी कि भाई जो क्लास आप पढ़ रहे हैं आप वही पीडीएफ भी साथ में देख पाएंगे, ठीक है। चलिए ये तो एक बेसिक जानकारी होगी। शुरू की वीडियोस में मैं थोड़ा सा समय ले लेता हूं बताने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को जरूरत होती है। हालांकि मैं कहता हूं कि पीडीएफ की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर आप मेरे साथ सच में जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं उतनी मेहनत से आप पढ़ रहे हो, तो ना आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। मैं सिंपल सी बात है। और एक और सेंटेंस शुरू में ही बता देता हूं कि अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर दे लोगे, यही है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, कलर वलर कुछ चेंज कर लिया जाए, चलो ब्लू ले लेते हैं। मेजर चेंजेस, पहला क्वेश्चन, ये टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विथ, कह रहे हैं कि जो निर्माण जगत है, मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड है, उसमें बड़े परिवर्तन हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो फैक्ट्रीज कंपनीज हैं सामान बनाती हैं, कोई कार बना रही है, कोई बैटरी बना रही है, कोई मोबाइल बना रही है, तो ये सब क्या है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो इसमें कैसे बदलाव आए हैं या किन चीजों के किस नाम से जाना जाएगा, तो यहां पर देखेंगे ना हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति जब हमारे यहाँ फसलों से रिलेटेड ये है, ठीक है, खेती वेती से रिलेटेड है। और ये मिल्क रेवोल्यूशन भी इससे रिलेटेड नहीं, ये आपका दूध से रिलेटेड है। और ये है ही नहीं एक्चुअल में, दूध से रिलेटेड जो क्रांति थी उसको श्वेत क्रांति बोला जाता था। तो इंडस्ट्री में जो बदलाव हुए हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो कहलाते हैं औद्योगिक क्रांति। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, किसी फैक्ट्री किसी इंडस्ट्री में होगी। तो यही यहां पर पूछ रहा है कि जो बड़े बदलाव हुए हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में। तो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया कौन सी है, इंडस्ट्रीज की दुनिया है, फैक्ट्रीज की दुनिया है। तो यहां पर आंसर जो आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूं थोड़ा कम समझाऊं जिससे कि ज्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए कम समय में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, कह रहे हैं कि अगर हम अपने अंदर ग्रोथ चाहते हैं कि भाई हमारा जो सैलरी है वो बढ़ता रहे, पद भी बढ़ता रहे, प्रमोशन मिलता रहे,
तो हमारे अंदर जो स्किल है ना, जिसकी वजह से हमें नौकरी मिली हुई है, अगर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता हूं, तो मुझे हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि जिस फील्ड में, जिस लैंग्वेज पर, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं काम कर रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे इंडस्ट्री में सैलरी बढ़ रही है या फिर मेरा प्रमोशन हो रहा है, तो मुझे हमेशा अपने उस स्किल पर ध्यान देना पड़ेगा और उससे रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आएगा ना, तो मुझे भी खुद को अपडेट करना पड़ेगा, तभी मैं साथ में ग्रोथ कर पाऊंगा, नहीं तो पीछे छूट जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने सॉफ्टवेयर कुछ सीख लिया, डेवलप करना, उस पर काम कर रहा हूं तो मैं बस मस्त हूं। नहीं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए प्लेटफॉर्म, नई नई लैंग्वेज आएंगी, तो आपको भी समय के साथ अपडेट होते रहना है। तो इसी की बात यहां पर कर रहा है कि जो अपने कौशल का नियमित मूल्यांकन करता है, मतलब अपने स्किल का जांच करता रहता है कि मैं समय के साथ अपडेट हूं कि नहीं हूं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको यहां पर कहेंगे, एक मिनट, क्या है क्वेश्चन नंबर कि रेगुलर असेसमेंट। तो उसको इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, ये काम से भी रिलेटेड नहीं है, करियर से रिलेटेड है। करियर में ही तो हमारा ग्रोथ होगा। ये जो ग्रोथ होता है कहाँ होगा? ये ग्रोथ हमारे करियर में ही तो होगा। एक नौकरी आई, दूसरी आई, तीसरी आई। पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था करियर के बारे में। तो यहाँ पे जो 3 है, 3 का आंसर ए सही हो जाएगा। सेट, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं? हम रेगुलर मूल्यांकन क्यों करते हैं? जिससे हम अपनी आजीविका, जो हमारा करियर है, करियर मतलब वही जो नौकरियों में हम लोग ग्रोथ करते रहते हैं, पूरी लॉन्ग जर्नी होती है एक नौकरी की, कई नौकरियां आती जाती हैं, वही करियर कहलाता है। ठीक है, नीतू हैज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल। नीतू है, इनको स्टोरी बोलना, मतलब कुछ लोग कहानियां कहने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जैसे आजकल के तो नहीं। पहले मुझे याद, मैं बचपन में अपने नानी के यहाँ जाता था, मेरी नानी खूब कहानियां सुनाती थी। राजा थे, रानी थे, रानी 2 थी, 4 रानियां थी, राजा फलाना फलाना, कभी ये राक्षस आया रानी को उठा ले गया। तो वो क्या है कि वो कहीं किताब में नहीं पढ़ती थी, वो स्टोरीज कहीं की बना लेती थी या उसको अच्छे से बोलती थी। जैसे लगता था नहीं रियल में, हम लोग उस समय टीवी उतना कहाँ होता था सबके पास, तो स्टोरी, शाम को गए नानी के पास लेटे हैं, वो 2-4 कहानियां सुना रही हैं। तो ये क्या, वही बात यहाँ पर हो रही है कि नीतू है, इनके अंदर क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है? टेलिंग स्किल, स्टोरी टेलिंग स्किल की, वो कहानियां बहुत अच्छे से कर लेती है। तो इनके अंदर पूछ रहा है विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, कि इनके अंदर किस प्रकार का ज्ञान है। ठीक है, नीतू के पास कहानी कहने का बेहतरीन कौशल है, तो किस प्रकार का ज्ञान कहलाएगा? ये पिक्चर कहलाएगा? नहीं। बॉडी स्मार्ट? नहीं। शब्दों का स्मार्ट? नहीं। उनके पास लॉजिक्स अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि स्टोरी बनाने के लिए आपको लॉजिक भी बनाना पड़ता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो वो किसमें एक्सपर्ट है? वो लॉजिक स्मार्ट। ठीक है, तो 4th नंबर का आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है। स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डेटा एंट्री जॉब। स्वराज है, वो इंटरनेट पर घर बैठे डेटा एंट्री का जॉब तलाश रहे हैं। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ही नीड्स। उनको ऐसी कौन सी स्किल की जरूरत होगी जो उनके काम आए। मतलब डेटा एंट्री का काम ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, और पूछा जा रहा है हमसे कि उनके लिए कौन सी स्किल सबसे महत्वपूर्ण है। इंटरप्रेन्योरशिप स्किल, ब्यूटिशियन वाले स्किल, लकड़ी काटने की स्किल नहीं। उनको क्या आना चाहिए? उनको कंप्यूटर आना चाहिए। अगर वो कंप्यूटर आएंगे, कंप्यूटर उनको आता होगा तभी तो वो कर पाएंगे। क्या ऑनलाइन जो डेटा एंट्री का काम क्या होता है? डेटा एंट्री का मतलब होता है कि अगर आपको कोई फॉर्मेट दे दिया, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ टाइपिंग करनी है, या फिर कोई बहुत से डेटा वगैरह रहता है, एक्सेल शीट वगैरह बनानी है, तो ये सब डेटा एंट्री कहलाता है। तो ऐसे काम आप तभी कर पाओगे ना जब आपके अंदर बेसिक कंप्यूटर आएगा। बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या होता है? बेसिक कंप्यूटर में एटलीस्ट MS ऑफिस आना चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब। ठीक है, और इंटरनेट वगैरह चलाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वंस पर्सनालिटी। कह रहे हैं कि किसी के पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। इसमें से ऐसा क्या है जो किसी के पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है? पर्सनालिटी का यहां बात हो रहा है, व्यक्तित्व की बात हो रही है। ठीक है, व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, शारीरिक ताकत की बात नहीं हो रही है। जैसे कोई किसी चीज में अच्छा होता है ना, किसी की स्पीकिंग अच्छी है, किसी की नॉलेज अच्छी है, किसी की क्वालिफिकेशन अच्छी है, किसी के पास क्या है, बैकग्राउंड अच्छा होता है, थिंकिंग मतलब सोचने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है। तो इस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ अच्छी होनी, कुछ लोग कमजोरियां भी होती हैं। सबके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, मतलब कुछ स्ट्रेंथ है, शक्तियां हैं जिसके बल पे वो काम कर पाता है। कुछ कमजोरियां भी होती है हर व्यक्ति की। ठीक है, और
बिलीफ, मान्यताएं, सबकी अपनी 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 मान्यताएं हैं, तो ये सब व्यक्तित्व के अंतर्गत आती हैं, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा है। लेकिन कोई गोरा है, काला है, नीला है, पीला है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं दर्शाता है। किसी के पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं होता, पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं होता है कोई लंबा चौड़ा हो लेकिन दिमाग से हाफ माइंड हो, ठीक है, तो वो पर्सनालिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी ये होती है कौन कितना बुद्धिमान है, किसकी सोच कैसी है, कोई बिजनेस को कितना आगे बढ़ा सकता है, 10 रुपए से 20 रुपए कैसे कमा सकता है, ये सब चीजें, ठीक है, तो वहां पर बात करेंगे आप। तो ये तीनों चीजें एक व्यक्ति के पर्सनालिटी का हिस्सा है। जो रंग है, रंग ढंग कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्वालिटीज ये सब होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, थिंग्स दैट वन इज गुड एट डूइंग, और ठीक है, थिंग्स दैट वन इज गुड एट डूइंग, कह रहे हैं कि कोई एक काम जिसको एक व्यक्ति करने में अच्छा है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति जिन चीजों को करने में कोई एक व्यक्ति अच्छा होता है वो क्या कहलाता है। मैंने आपको बोला ना कि जैसे कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोगों को कंप्यूटर पे काम करना बहुत अच्छा आता है, ठीक है, कुछ लोग टाइपिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऑनलाइन काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ड्राइंग अच्छा कर सकते हैं, डायग्राम्स वगैरह अच्छा बना सकते हैं, नोट्स अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है अच्छा पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वो अच्छा पढ़ा सकता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो अच्छा नोट्स बना सकता है, किताबें लिख सकता है, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकता है। तो यही स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग होती है। तो ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो किसी काम को करने में अच्छा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी एबिलिटी कहलाएगी, उसकी चिंता नहीं है, उसको इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, पैशन नहीं, वो उसकी क्षमता कहलाएगी। अगर कोई गाना गाने में अच्छा है तो यानी उसकी वो एबिलिटी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, उसकी एबिलिटी। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाए, ठीक है, क्षमता, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई काम करने में अच्छे हैं तो वो आपकी क्षमता हो गई ना, ठीक है। नेक्स्ट, इनएबिलिटी, देखिए इनएबिलिटी, वहां एबिलिटी था, इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज नोन, किसी काम को करने में आप असमर्थ हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे कि आप गाना गाओ, लेकिन आप गाना गाने में असमर्थ है, आपने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपकी कमजोरी है, वो आपकी वीकनेस है, ठीक है, ये आपकी क्या है, आकांक्षा, मतलब जो आप आगे कुछ आपकी वो चीज है, स्ट्रेंथ है, वैल्यूज का मतलब नहीं है, वीकनेस, जो कार्य आप करने में सक्षम नहीं है वही तो आपकी कमजोरी कहलाएगी, ठीक है। चलिए छोटा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम, इट इज वन ऑफ हर इम्प्रूव, ठीक है, मीना क्या है, खाली टाइम पे म्यूजिक सीख रही है, तो किस चीज के सुधार के लिए, देखिए मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, तो यह सुधार करने के लिए उसके इसमें से एक आपको सेलेक्ट करना, ठीक है, वो क्या है, खाली टाइम में म्यूजिक सीख रही है, तो यहां पर ना तो उसकी कमजोरी है, ना कोई कीमत है, या ना लॉजिक है, मीना का उसमें क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है इसलिए वो म्यूजिक सीख रही है। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो टाइम पास करती खाली समय में, लेकिन उनका इंटरेस्ट है कि नहीं मैं म्यूजिक सीखूंगी। तो इसी तरह से पढ़ाई में इंटरेस्ट जरूरी है, पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो आपको कोई भी काम बोझिल, जो क्लासेज हैं बोझिल नहीं लगेंगी, लेकिन अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको कोई कितना भी अच्छा ट्यूटर पढ़ाएगा वो अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल सी बात, कई बार हम लोग क्लास में बैठे रहते थे और मन नहीं होता था पढ़ने का, तो बस बहुत लगता था यार 1 घंटा कब निकलेगा कब निकलेगा, है ना, तो ये एक ह्यूमन नेचर है। तो ये खाली टाइम में टाइम पास कर सकती थी, लेकिन खाली टाइम में क्या करें, म्यूजिक सीख रही है, क्यों, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है उसमें, उसमें रुचि है म्यूजिक में, इसलिए आंसर बी सही है। चलिए आगे, बीजू इज नॉट गुड एट MS एक्सेल, भाई बीजू भैया है जिनको एक्सेल नहीं आता है सही से, विथ हिज हार्ड वर्क, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की, ही लर्न ओवरकम वीकनेसेस, उनकी जो कमजोरी थी, उनकी कमजोरी थी भैया उनको एक्सेल नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने मेहनत किया और अपनी कमजोरी को दूर किया, तब उन्होंने उसको किसमें बदल दिया, बीजू भैया थे उनको एक्सेल नहीं आता था, ये उनकी कमजोरी थी, फिर उन्होंने हार्ड वर्क किया, एक्सेल सीख लिया, ठीक है, एक्सेल सीख लिया, अब क्या कर दिया उन्होंने, अब पहले तो एक्सेल इनकी कमजोरी थी, लेकिन अब उन्होंने एक्सेल सीख लिया तो एक्सेल उनकी क्या हो गई, उनकी ताकत हो गई, है ना। तो यही चीज यहां पर पूछ रहा है, उसको आस्था नहीं कहेंगे, कीमत नहीं कहेंगे, लेटर भी नहीं, अब उनका क्या हो गया, ताकत में उन्होंने बदल दिया, टर्न देम इनटू स्ट्रेंथ, मतलब पहले उनकी कमजोरी थी, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बीजू MS एक्सेल में अच्छे नहीं थे, उनको नहीं आता था, कड़ी मेहनत से वो कमजोरियों पर काबू पाना और उन्हें बदलना सीखता है, किसमें, ताकत में,
उन्होंने कड़ी मेहनत की, उसको बदल दिया, तो किसमें बदल दिया? अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वे वी इंटरेक्ट, मैनेज, डील विथ आवर एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज नोन एज। जिस तरह से हम अपने बाहरी वातावरण के साथ बातचीत करते हैं, चीजों को मैनेज करते हैं, लोगों के साथ हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे बाहरी इन द सेंस कि घर के अलावा जब भी हम बाहर मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमारे एक लाइफ के कई फेज होते हैं, कई प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उनके साथ हम कैसे अपने रिश्ते को मैनेज करते हैं, अपनी बातचीत को कैसे मैनेज करते हैं, तो उसी के बारे में पूछ रहा। तो ये सब कुछ व्यवहार कहलाता है, ये हम आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे कोई टेक्निकल म्यूजिक या टीचिंग से नहीं मतलब है, ये हमारा क्या है? व्यवहार है। और बिहेवियरल स्किल आपने पढ़ा होगा, बिहेवियरल स्किल, ठीक है, कि किसी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक है, यही आपको बताना है। इज वन ऑफ बिहेवियरल, देखिए आ गया, मैं अभी बिहेवियरल स्किल की बात कर रहा था, व्यवहारिक कौशल या व्यवहार कौशल जो भी कह लीजिए। तो ऐसा कौशल या दूसरे अन्य व्यक्तियों के साथ आपको कैसे व्यवहार करना है, सीनियर के साथ कैसे बात करना है, जूनियर के साथ कैसे बात करना है, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? बिहेवियरल कौशल के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यही कह रहा है, इज वन ऑफ द बिहेवियरल स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क इफिशिएंटली एंड कंप्लीट इन ऑन टाइम। कह रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए ऐसा कौन सा कौशल है जिसकी जरूरत पड़ती है, जिसे हम उसे सही प्रकार से सही समय पर कर सकें। किसी कार्य को सही प्रकार से सही समय पर करने के लिए कौन से कौशल की जरूरत पड़ती है? तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें पेंटिंग कुकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाना नहीं बनाना, डांस नहीं करना है, हमें जरूरत पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट की। अगर हम सही से टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो सही तरीके से सही समय पर कार्य कर पाएंगे। जैसे अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एग्जाम देना है, आपके पास 10 दिन का समय है, आपको देखना होगा कि आपको 500 क्वेश्चन पढ़ना है थ्योरी में, आपको 500 क्वेश्चन पढ़ना है एम्प्लॉयबिलिटी में, उसके अलावा 200-250 क्वेश्चन वर्कशॉप और 200-250 क्वेश्चन किसमें पढ़ना है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो अब आपको इस 10 दिनों को बांटना होगा कि 10 दिन में इतने क्वेश्चन पढ़ने के लिए मुझे कितना समय मिलेगा। तो पर डे का अगर मैं अपना जोड़ के चलूंगा, पर डे मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने अपना प्लान कर लिया और टाइम मैनेज कर लिया, और डेली मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं पर डे, तो मैं आराम से अपने काम को समय पे कर पाऊंगा, यानी सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लूंगा, तैयार भी कर लूंगा और अच्छा रिजल्ट भी ले आ दूंगा। तो ये क्या कहलाता है? ये टाइम मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द वे वी मैनेज सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड, द वे वी मैनेज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। देखिए कोई प्रॉब्लम है, उसको हम किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, किस वे मतलब तरीका, किस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं, यानी उसको हम संभालते हैं या उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, क्या कह रहा है? पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, निगेटिव एटीट्यूड। देखिए यहां पर हमारे रवैये का कोई लेना देना नहीं है, जुनून का नहीं है। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब किसी चीज का समाधान निकालना, ठीक है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन या समाधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो रेजोल्यूशन मतलब होता है समाधान, सॉल्यूशन, किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढना क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, संघर्ष समाधान कौशल, मतलब ये है, संघर्ष मतलब ये है यहाँ पर कि कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप पीछे नहीं भागे, छोड़ छाड़ के भाग नहीं गए, आपने स्ट्रगल किया, मेहनत किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। और यहाँ पे संघर्ष का दूसरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपका बी सही हो जाएगा। होपफुली आपको क्लास समझ में आ रही होगी, और अगर आप एक एक शब्दों को ध्यान से पढ़ते समझते हुए चलेंगे ना, जब कंप्यूटर पर एग्जाम देने बैठेंगे तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा कि यार वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, है ना। तो मजा आएगा, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। रेहाना फेस्ड अ प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट, शी इज डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम विद द राइट एटीट्यूड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं क्यों कह रहा, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आया एक बार और पढ़ता हूं। रेहाना फेस्ड अ प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट, रेहाना को अपने प्रोजेक्ट के साथ प्रॉब्लम हुई। शी इज डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम विद द राइट एटीट्यूड, सही तरीके से काम करने के बाद भी उनको प्रॉब्लम हुई, ठीक है। डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम विथ राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने उस प्रॉब्लम का सामना किया। इस एग्जांपल को क्या कहेंगे? देखिए रिहाना कोई काम कर रही थी, शुरू में उन्होंने किया उसको, उसके साथ फेल हो गई उसमें, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम हो गई,
तब दो तरीका होता है, या तो उसको फेस करो, आप उसका सामना करो और उसका सोल्यूशन निकालो, या होता है सब छोड़ छाड़ के भाग जाओ, जिसपे फिर आप क्या कहलाओगे, फेल्योर कहलाते हो। तो यहाँ पर बात हो रही है कि रेहाना ने अपने प्रोजेक्ट में दिक्कत का सामना करना पड़ा, वो सही तरीके से फिर से समस्या से निपट रही है, तो वो क्या कर रही है, वो निगेटिव एटीट्यूड है नहीं, टेक्निकल स्किल है नहीं, साइंटिफिक है नहीं, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव थिंकिंग वाली है, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद प्रॉब्लम फेस कर रही है, फिर भी दोबारा से उसको कोशिश कर रही है, उस प्रॉब्लम के साथ डील कर रही है, यानी उस प्रॉब्लम को सही करने की कोशिश कर रही है, तो उसको हम कहते हैं सकारात्मक पॉजिटिव सोच वाला या पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति। ठीक है, आंसर डी। जैसे कुछ बच्चों को लगा कि यार क्वेश्चन बदल गए तो क्या होगा, क्वेश्चन बदल गए कुछ नहीं होगा, फिर से पढ़ लेंगे, कौन सा बहुत बड़ी चीज है, आधी चीजें तो आपको पहले से ही पता है। अल्पन डज योगा इन द मॉर्निंग, अल्पन भाई साहब हैं, सुबह सुबह योगा करते हैं। ही फॉलोज यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ, अब योगा के लिए मोटिवेशन आए उसके लिए यूट्यूब क्लासेस लेते हैं, ठीक है, मोटिवेशन के लिए, क्योंकि वहां पर लिखा रहता है कि 5 दिन में वेट घटाए, 10 दिन में 10 किलो वजन घटाए, तो उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन आता है, तो ये YouTube से मोटिवेशन लेते हैं। तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ, इसको किस प्रकार का उदाहरण है, इसको आप क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे टाइम मैनेजमेंट वाली यहाँ कोई बात नहीं है, ना ही यहाँ कोई डिसीजन लेना है, ना ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इनको मोटिवेशन लेना है, तो आंसर भी मोटिवेशन वाला ही हो जाएगा। ये सेल्फ मोटिवेट होते हैं, वीडियोस देख के सेल्फ मोटिवेट होते हैं कि अरे यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, फिर योगा करते हैं दबा के और स्लिम हो जाते हैं। ठीक है, आंसर ए सही हो जाएगा, मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर ब्लैंक है, आपको बताना है इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कह रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचने का एक तरीका है। कौन सा सोचने का एक तरीका है? सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है भरोसे वाली बात है, कोई सोचने का तरीका नहीं है। निगेटिव अगर आपकी सोच है तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता। टाइम मैनेजमेंट की यहाँ बात नहीं है, यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले 10 बार सोचना, उसके पॉजिटिव उसके निगेटिव को सोचना, ध्यानपूर्वक सोचने के बाद डिसीजन लेना, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। एक बार ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी वस्तु, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कार्य के बारे में उसे करने से पहले 10 बार सोचना, मतलब 10 फिक्स नहीं है, वो कम ज्यादा हो सकता है, बट उसके बारे में गहन अध्ययन करना, सोचना कि अगर मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूं उससे फायदा क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, कितना अधिकतम फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, सब कुछ गहनता से सोचने के बाद फिर अगला कदम उठाना क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर भी कहा जा रहा है कि किसी समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका क्या कहलाता है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। जब कोई प्रॉब्लम हो गई तो प्रॉब्लम क्यों हुई उसके बारे में सोचना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढना, उस प्रॉब्लम को सही करना। तो उसके लिए जरूरी क्या है? सोचना। और सोचने का जो तरीका है यहां पर थोड़ा क्रिटिकली, मतलब ज्यादा ध्यानपूर्वक सोचना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चूजिंग बिटवीन 2 और मोर ऑप्शंस इज नोन एज। देखिए, एक प्रोसेस कह रहे हैं, कोई एक आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन है, पढ़ाई करना, पास हो जाना, और दूसरा नहीं पढ़ना और जुगाड़ या किसी भरोसे का इंतजार करना कि यार शायद कुछ जुगाड़ लग जाएगा, या किस्मत से ABCD करूंगा, ठीक है, तब लक काम कर देगा तो पास हो जाऊंगा। मतलब दोनों कंडीशन है, लेकिन अब आपको सोचना है कि यार मैं कौन सा तरीका फॉलो करूं। यही यहां पर कह रहा है, देखिए दोनों का टारगेट क्या है? पास होना। पास तो दोनों को होना है, बट एक है कि वो पढ़ रहा है और एक है जुगाड़ या फिर किस्मत के भरोसे है। तो दोनों का क्या है? फाइनल पास होना। तो ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक विकल्प है, उनके बीच आपको चयन करना है, तो क्या कहलाएगा? तो उत्पादन नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो वैज्ञानिक या टेक्निकल से मतलब नहीं है, वहां पर आपको डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप डिसाइड कर सको कि आपके लिए कौन सा सही है, जो 100% आपको सेफ रखेगा कि नहीं इस तरीके से मैं पास हो सकता हूं। मतलब आपके पास 2, 4, 5 विकल्प है, उसमें से एक सेलेक्ट करने के लिए आपके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए? आपके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, निर्णय लेने का कौशल होना चाहिए। निर्णय हिंदी में गड़बड़ हो गई, डिसीजन मेकिंग यार, चलो ठीक है, डिसीजन मेकिंग कि डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। कह रहे इसमें से कौन सा ऐसा है जो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं है? समस्या का
प्रॉब्लम को पहचानना। देखिए डिसीजन लेने से पहले प्रॉब्लम तो समझना पड़ेगा, यानी ये इसका हिस्सा है। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो पहले हम प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, तभी तो उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन या ये सब सोचेंगे। तो ये उसका हिस्सा है डिसीजन का। जनरेट ऑप्शंस, मान लो हमें प्रॉब्लम ये दिख गई कि हमें प्रॉब्लम यही दिख गई कि हमें पास होना है, फिर हमने ऑप्शन ढूंढा, फिर हम 2-3 ऑप्शन ढूंढेंगे कैसे पास हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी उसका हिस्सा हो गया। इंप्लीमेंट डिसीजन, जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये 3 ऑप्शन है पास होने का, फिर हमने सेलेक्ट कर लिया कि पढ़ाई वाला है, अब इस पढ़ाई वाले को हमने शुरू कर दिया, यानी इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, शुरू करना मतलब इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये तीनों डिसीजन का हिस्सा है। लेकिन परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना नहीं। आप कैसा प्रदर्शन करोगे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी प्रॉब्लम के बारे में, उस प्रॉब्लम का पता लगाना, उस प्रॉब्लम को कैसे कैसे सही कर सकते हैं, कितने विकल्प हैं उसको सही करने के, उसके बाद फिर एक विकल्प चुनकर और डिसाइड कर उस पर आगे बढ़ना, तो ये सब डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये सब डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत आता है। फैसले लेने के लिए ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ती है, लेकिन प्रदर्शन का उससे कोई लेना देना नहीं। तो यही पूछ भी रहा है कि कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, तो प्रदर्शन यानी जो ये परफॉर्मेंस है उसका हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानू, मोनू लिख देते हैं, चलो हम लोग मोनू बोलते हैं। मोनू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। देखिए मोनू भाई साहब क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पहले सोचते हैं, उसके बाद एक डिसीजन लेते हैं, ठीक है। मोनू के अगर सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले वो सोचते हैं, अच्छे से सोचते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है? इसको मोटिवेशन कहेंगे? नहीं। टाइम मैनेजमेंट? नहीं। टाइम मैनेजमेंट होता है किसी काम को अलग अलग टाइम पर बांट देना, उसके टाइम के अंदर करना। तर्क लगाना? नहीं। इसको हम कहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। उसके अंदर, मोनू के अंदर कौन सी क्वालिटी है? उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है कि किसी भी कार्य को करने से पहले वो सोच रहा है, अच्छे से सोच रहा है, उसके बाद, है ना। ऐसा नहीं गर्मी लगने लगी जैसे मुझे लग रही है तो तुरंत डिसाइड कर लिए कि चलो क्लास बंद करो, ठीक है। मुझे ये क्रिटिकली सोचना पड़ेगा कि मैं क्लास बंद करता हूं तो फिर डिले होगा तो क्लास टाइम पर बच्चों को नहीं मिलेगी, तो फिर एक उनकी जो उम्मीद है वो टूटेगी, ठीक है। तो उसी के लिए ये है डिसीजन मैंने ले लिया कि चलो एंकी ले लेता हूं, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर आपका बी। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अच्छे से सोचना क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। मैंने इस पर 2-3 बार आपको बोल दिया क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे लग रहा है कि आपको जरूर एक सवाल एग्जाम में मिलेगा क्रिटिकल थिंकिंग वाले टॉपिक से। रेवांती गॉट अ जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन। रेवांती को अपने टाउन से बाहर से एक जॉब का ऑफर मिला है, नौकरी का। सी डिसाइड टू रिफ्यूज। अब इनका मूड बना कि नहीं, मैं अब इसको रिफ्यूज कर दूंगी, मना कर दूंगी। आफ्टर लिस्निंग प्रो एंड कॉन्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई कि मुझे जॉब मिल रहा है, भले ये रहने वाली है, मान लेते हैं कि ये रहने वाली है यूपी की, और इनको जॉब मिल रहा है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने लिस्ट एक बनाई, लिस्ट में उन्होंने बनाया कि पॉजिटिव क्या क्या है, इस जॉब से मुझे फायदा क्या क्या होगा और निगेटिव क्या क्या है, ठीक है। इनको जॉब मिली उनको दूसरे स्टेट में। अब उन्होंने जोड़ना शुरू किया कि मुझे अपने स्टेट में 10,000 मान लेते हैं उन्होंने जोड़ा होगा कि मुझे अपने स्टेट में 10,000 की नौकरी मिल रही है, मैं बाहर जाऊंगी, मुझे 15, घर के पास वो 10,000 की नौकरी कर रही है, बाहर लगभग उनको 15,000 की नौकरी मिल रही है। तो अब उन्होंने जोड़ा होगा कि मैं 5,000 रुपए तो ज्यादा मिल रहा है, लेकिन उसके बदले पॉजिटिव में क्या जोड़ा उन्होंने कि 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। और निगेटिव इन्होंने जोड़ा होगा कि मुझे किराया देना पड़ेगा, ठीक है। छुट्टी, घर आने के लिए, छोटे छोटे काम के लिए छुट्टी मिलना मुश्किल होगा, आने जाने के लिए खाने का खर्च अलग से खाना अकेले के लिए बनाना होगा। तो ये सब खर्च उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया होगा। तो यही कह रहे हैं कि अपने शहर से बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला, उन्होंने पॉजिटिव निगेटिव मतलब फायदा नुकसान बताने के लिए क्या किया, फायदा नुकसान के बारे में सोचा और उसके बाद फैसला लिया कि भैया हम नौकरी नहीं करेंगे, ऑफर को ठुकरा दिया। तो उन्होंने कौन सा प्रोसेस अपनाया? पॉजिटिव एटीट्यूड। यहां पर कोई रिजोल्यूशन नहीं, कोई समस्या नहीं थी कि समाधान निकाला जाए, ठीक है। निगेटिव एटीट्यूड का भी मतलब नहीं है। उनके अंदर कौन सी स्किल थी? डिसीजन मेकिंग थी, क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शन था, या तो जॉब पर जा सकती थी या तो जॉब को छोड़ सकती थी। उन्होंने अच्छे से सोचा पॉजिटिव निगेटिव, उसके बाद डिसाइड किया कि हम नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब कौन से यहां पर क्या हुआ, यहां पर डिसीजन मेकिंग हुआ, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर ए सही हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट,
What are the advantage of time management? समय प्रबंधन का क्या फायदा है? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके पास 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में पर डे इतना घंटे का आप शेड्यूल बना लेते हो और उसको फॉलो करते हो तो पढ़ाई कर पाते हो। ऐसे अंदाजे से एक दिन बैठ के आप 8 घंटे पढ़ सकते हो और अगले दिन बाजार घूम आए और आधा घंटा भी नहीं पढ़ाई किए तो कोई मतलब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उधर का 8 घंटा, आज का 0 घंटा मिला के 4-4 घंटा हो गया ना। लेकिन पर डे 6 घंटा ही पढ़ते तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट का फायदा क्या है दैनिक जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम डेली का अपना कुछ अगर हम सेट कर लेते हैं कि पर डे मुझे कम से कम 5 लेसन कंप्लीट करना है, 5 लेसन रिवाइज करना है, अगर हम ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि पर डे मुझे करना है, हम उसके हिसाब से अपना टाइम सेट कर लेते हैं तो भी कर सकते हैं। और या फिर हमने पूरा डिसाइड कर लिया कि अपना पूरा सिलेबस आईटीआई खत्म करना मुझे 10 दिन में, तो उसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट हमारी मदद करेगा। हम चाहते हैं कि हमें तनाव ना हो, अगर हमारा पूरा टाइम टेबल सेट हो। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर इस चीज को दे दीजिए, उस चीज को दे दीजिए, तो मैं कहता हूं कि आप बेफिक्र रहो, मैंने सब शेड्यूल सेट कर रखा है, कब कब आपको कौन सी क्लासेस मिलनी है। और कई बार बच्चे कहते हैं सर रोज क्लास दीजिए, तो मैं उनको फिर एक आध दो बच्चे फोन भी कर लेते हैं, तो मैं बताता हूँ कि देखिए अब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिटर में थोड़ा डिले है तो मैंने सजेस्ट किया कि 500 क्वेश्चन सीरीज पढ़ लीजिए। उसके अलावा वर्कशॉप कैलकुलेशन मोस्टली खत्म है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का मैंने मॉडल सेट दे दिया। तो मैंने सब ऑर्गेनाइज कर रखा है, मैंने टाइम सारा मैनेज कर रखा है, कब कब कौन सी क्लासेज होनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तनाव नहीं रहता है। अगर आपको पता है कि मुझे क्लासेज मिल जाएंगी, आराम से मेरा सिलेबस रोज खत्म हो रहा है, मैं रोज इतना पढ़ूंगा, तो आप बेफिक्र रहोगे। लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी है तो आप एकदम परेशान रहोगे, अरे यार कैसे होगा, अरे कैसे होगा, इतना कैसे पढ़ूंगा, इतना कैसे पढ़ूंगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें भी आपको मदद करता है, इसमें भी करता है, इसमें भी करता है। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। के ऊपर लिखे सभी चीजों में टाइम मैनेजमेंट जो है हमारी मदद करता है। 21 का डी। नेक्स्ट 22, गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प इन इंप्रूविंग एट वर्क। कह रहे कि हम कोई कार्य करते हैं और वहां पर अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो क्या वहां पर इंप्रूव होगा, क्या बेहतर होगा, किसको बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो स्ट्रेस से मतलब नहीं है, प्रेशर से मतलब नहीं, वीकनेस नहीं, हमारा जो परफॉर्मेंस है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वहां पर हमने अपना टाइम पहले से फिक्स कर लिया, एक शेड्यूल बना दिया, हमने पूरा अपना टाइम मैनेज कर दिया कि इतने देर ये होना है, इतने दिन ये होना है, इतने देर ये होना है, तो जो हमारी परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक दिन आप 8 घंटा पढ़ो या पहले से टाइम टेबल बना लिए 4 घंटा पर डे का शुरू से ही, तो वो ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़ाएगा आपका, एक दिन का 8 घंटा नहीं बढ़ाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज है यहाँ पर कि जो आपका परफॉर्मेंस है, आपका जो प्रदर्शन है वो बेहतर होगा, ठीक है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड, द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड टेक्निक। कार्य समापन के ब्लॉक को तकनीक कहा जाता है। देखिए मैं यहां पर बता दूं, ये जो पोमो आप शब्द देख रहे होंगे, पोमोडोरो, ठीक है, पोमोडोरो। पोमोडोरो क्या है, डोरा में लिख, पोमोडोरो एक टेक्निक है। अब मुझे फिलहाल वैज्ञानिक का नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने क्या किया कि उनके यूनिवर्सिटी की, पहले की बात है, उनके यूनिवर्सिटी में बच्चे क्लास में पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो जब वो उनका मन नहीं लगता था, बच्चों का पढ़ने का मन नहीं लगता था, तो उन्होंने एक रूल बनाया जिसमें उन्होंने शुरू में कहा कि सिर्फ आपको 15 मिनट की पढ़ाई करनी है, सिर्फ 15 मिनट को पढ़ाई करनी है। तो 15 मिनट के हिस्सों में बांट दिया उन्होंने क्लासेज को। 15 मिनट ये हो गया, फिर दूसरी क्लास हो गई, फिर ब्रेक कर दिया, फिर ब्रेक कर दिया। तो क्या हुआ, जब बच्चे के दिमाग में सिर्फ 15 मिनट ही पढ़ना है, उसके बाद मैं फ्री होने वाला हूं, तो क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट जगने लगा, ठीक है। जब इंटरेस्ट जगने लगा तो उसकी लर्निंग बढ़ने लगी। पहले वो बोर हो रहा था, नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। तो ये एक नियम उन्होंने बनाया था कि लर्निंग को, स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने स्लॉट में काम को बांट दिया था। अगर आपको क्या है, अगर हम एक क्लास अगर 6 घंटे की दे दें, 6 घंटे की दे दें, तो क्या आप अच्छी से पढ़ाई कर पाओगे, बोर हो जाओगे, ब्रेक कर दोगे, रोक दोगे, भगा दोगे। लेकिन उसी क्लास को अगर मैं 30 मिनट करके कई हिस्सों में बांट देता हूं, ठीक है, 30 मिनट के हिसाब से मैं 12 हिस्सों में, मतलब 12 पार्ट में आपको देता हूं, तो आपके लिए आसान होता है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, लर्निंग बेटर होती है ना। तो यही नियम है, ये जो पोमोडोरो है ना, यही है कि बड़े काम को कई हिस्सों में तोड़ देना। एक तरह से ये टाइम मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, उसी का एक टेक्निक है, ठीक है। तो यहां पर जो कह रहा है कि किसी काम को, एक वर्क है उसका एक टाइम है, एक वर्क है उसका मान लेते हैं कि 6 घंटे का काम है, उस 6 घंटे को क्या किया गया है,
किस टेक्निक के अंतर्गत इसको किया जाता है? कार्य के समय के ब्लॉक को, मतलब ये मान लेते हैं 6 का, उसके कई ब्लॉक में बांट दिए गए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से जो काम है उसको हमने 6 ब्लॉक में बांट दिया, तो ये ब्लॉक हो गया ना। तो अलग अलग हिस्से में बांट देना, ये कहलाता है पोमोडोरो, ठीक है। सिंपल है, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करने में सच में फंस रहा हूं, लेकिन मतलब रियल यही है कि किसी एक कार्य को छोटे समय अंतराल पर बांट देना पोमोडोरो कहलाता है। पोमोडोरो एक टेक्निक है, ठीक है, एक नियम है। फिलहाल उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। रहीम लॉन्च MS ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक, दिस इज एन एग्जाम्पल। देखिए रहीम ऐसे हैं कि काम अपनी नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ जब लंच ब्रेक में समय मिल रहा है तो उस समय MS ऑफिस सीख रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि MS ऑफिस बहुत काम का है, हर IT स्टूडेंट को सीखना चाहिए। तो MS ऑफिस सीख रहे हैं अपने लंच टाइम में, तो इसका मतलब रहीम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ऑनलाइन नौकरी कर रहे हैं, या तर्क वाली सोच है? नहीं, वो अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने देखा कि इस समय अगर मैं पर डे अपना 15 मिनट देता रहूंगा तो धीरे धीरे जो मैं किसी कोर्स करने कहीं जाऊंगा मुझे मानता हूं 2 महीने में सिखा देगा, लेकिन अगर मैं उस अपने ही समय में 15 मिनट 20 मिनट रोज निकाल कर अगर सीखता रहूंगा तो 2 की जगह 6 महीने लगेंगे, लेकिन मैं सीख जाऊंगा। और उससे फायदा क्या होगा? उसके लिए मुझे स्पेशल कोचिंग या किसी जगह नहीं जाना पड़ेगा, ना ही मुझे उतना स्ट्रेस होगा, ना समय बर्बाद होगा। यानी अपना समय बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसी लंच टाइम में थोड़ा समय निकालकर MS ऑफिस सीख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, समय बचा रहे हैं ना। समय बचाना क्या है? टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है। तो आंसर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 24 का है। 25 आते हैं। भानु क्रिएट 25 मिनट टास्क प्लानर एंड नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड इन द ब्लॉक्ड टाइम। यही टाइम है, ब्लॉक टाइम, ठीक है। यहाँ पर आ गया कि इन्होंने क्या किया, 25 मिनट का एक शेड्यूल बना लिया कि मैं 25 मिनट डेली इस काम को करूंगा और उस समय वो किसी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है। भानु 25 मिनट का टास्क प्लानर बनाते हैं। टास्क प्लानर मतलब सेट कर लिया कि पर डे में 25 मिनट ये काम करने वाला, और वो समय में कभी भी विचलित नहीं होते। इस 25 मिनट में वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं या अन्य चीजों से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपना सेट कर रहा है कि भाई 25 मिनट में ये काम करने वाला हूं। जैसे कुछ लोगों के अपने डेली रूटीन में फिक्स रहता है कि जागेंगे तो योगा करेंगे आधा घंटा, उसके बाद ही कुछ करेंगे, भले ही बाहर आंधी तूफान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको पोमोडोरो ही कहते हैं, ठीक है, पोमोडोरो कहते हैं। 25 का ए आंसर सही हो जाए। इसी कार्य को एक ब्लॉक में फिक्स कर लेना, एक शेड्यूल में शॉर्ट टाइम सेट कर लेना, वो पोमोडोरो ही है, पोमोडोरो का नियम है वो, ठीक है। फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम इज नोन एज अ स्किल। कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसको सॉल्व करने की स्किल है आपके अंदर, कौशल है, तो उस कौशल को क्या कहते हैं, ठीक है। कोई समस्या है आपके साथ, समस्या को सॉल्व करने की स्किल होनी चाहिए। बहुत से लोग समस्याओं से बहुत डरते हैं, सब छोड़ छाड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, अच्छे खासे करियर में जा रहे हैं, थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो उसे छोड़ देते, कुछ और करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की कौशल है तो कौन, उसको क्या कहेंगे? तो उसको ओवर थिंकिंग कहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे? नहीं, उसको कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे अंदर कौन सा कौशल है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कौशल है। अब देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो सामने ही था। प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन कर रहे हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बहुत से क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही होते हैं, बहुत शानदार। बस क्वेश्चन समझ लो, आंसर आप दे लोगे, ठीक है। बस क्वेश्चन समझने की फेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है, इसमें से ऐसा क्या है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा नहीं है। ऑलरेडी हम इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर से आ गया कि अगर कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम उसको ढूंढेंगे, उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना, उसके बाद टाइम सेट करना, फाइंड सॉल्यूशन। यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो जो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम समस्या ढूंढेंगे, ठीक है, समस्या ढूंढेंगे, फिर उसको डिवाइड कर लेंगे कि कौन सी समस्या किससे रिलेटेड है, उसके बाद हम उसका समाधान निकालेंगे, ठीक है। उसमें टाइमर लगाने वाली कोई बात नहीं है। यहां पर आंसर जो सी है आपका सही हो जाए, क्योंकि पूछ रहा है
कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा नहीं है। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग पढ़े हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने ये नहीं पढ़ा कि उसमें टाइमर सेट कर देंगे, चलो अब 25 मिनट का टाइमर लगा दिया, अब 25 मिनट में ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी, नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें आराम से प्रॉब्लम के बारे में सोचना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने कौन कौन से ऑप्शन होंगे उसके बारे में सोचना होगा, उसका सोल्यूशन अप्लाई करना होगा, ये सब करना होगा, टाइमर नहीं लगाना, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, if one is capable of finding solution of problem one will get better, ठीक है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो किसी समस्या का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में क्या है, सक्षम है, तो वो वन विल गेट बेटर एट, यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो वह बेहतर हो जाएगा किस चीज में, क्या उसको मोटिवेशन मिलेगा, नहीं, उसके करियर प्लानिंग नहीं, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है उसकी दिन पर दिन क्या होगी, इंप्रूव होती जाएगी। समझ रहे हैं ना, कौन सी स्किल उसकी इंप्रूव होगी। अगर किसी के अंदर प्रॉब्लम्स को फेस करने की क्षमता है, बहुत लोग होते हैं छोटी छोटी चीजों से नहीं डरते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी सी बन जाती है। तो कौन सी कैपेबिलिटी दिन पर दिन क्रिएट होती जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली क्रिएट होती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपकी जो है आपका बी हो जाएगा। सोनी is trying to fix the download problem on the PC. She did not succeeded on first attempt. देखिए सोनी है, सोनी ने क्या किया, कंप्यूटर में उनके फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, जैसे आप पीडीएफ नहीं बहुत से बच्चों को डाउनलोड होता है, ठीक है, तो प्रोसेस हम लोग लगभग हर वीडियो में बताते हैं, तो अगर आप लोग उसको सही से देखो तो कर लोगे। पार्ट 1 को देख लेना, मैंने पूरा डाउनलोड करके भी दिखाया। तो सोनी क्या है कि डाउनलोड कर रही है, मतलब उनके फोन में, सॉरी उनके लैपटॉप में कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं होती है, तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की, सही करने की कोशिश भी की, पहले अटेम्प्ट वो फेल हो गई। अब उनको क्या करना चाहिए, जैसे उनके लैपटॉप में प्रॉब्लम है, कोई भी फाइल डाउनलोड कर रही है, नहीं हो रहा है, उन्होंने एक बार बैठा 10 15 20 मिनट दिमाग लगाई, कोशिश की कि सही हो जा सही हो जा सही हो जा, नहीं सही हुआ, ठीक है। अब उनको क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए कि छोड़ो यार अब मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं इसको कुछ करने वाला, इस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, हम डाउनलोड ही नहीं करेंगे, कभी नौकरी ही छोड़ देते हैं, नहीं, अब कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। एक तरीके से नहीं हुआ दूसरे से करेंगे, ठीक है, एक से नहीं हुआ तो दूसरे तरीके से सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ छाड़ के बाहर भागे, ठीक है। समस्याओं को एक तरीके, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, जब तक वो सही ना हो हमें उसमें लगे रहना है, लगातार कोशिश करते रहना, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा 29। Steve mother told him that mixer grinder is not working. What should his first step in order to solve the problem? स्टीव भैया हैं, इनकी मम्मी कह रही हैं बेटा मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है, तो अब बताइए कि स्टीव भाई को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए, ठीक है। अपना ही अपने पे ले लेते हैं हम लोग कि मम्मी कही हैं बेटा मिक्सर काम नहीं कर रहा है, तो अब मैं क्या करूं। अब आप सोचो आप क्या करोगे, वही आंसर दे देते हैं। चलिए हम सीधे फोन कर लेंगे, कंप्लेन कर देंगे कंपनी को, या फिर मिक्सर बेच देते हैं, यार छोड़ो खराब हो गया, चलो फेंक देते हैं, बहुत पैसा है ना, नहीं, हम क्या करेंगे पहले देखेंगे भाई प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर हम कंप्लेन के लिए फोन भी करेंगे ना तो सामने वाले पूछेगा भैया प्रॉब्लम तो बताओ तो सबसे पहले काम है कि देखेंगे कि क्या है, स्विच ऑन करने पर लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है, एकदम काम नहीं कर रहा है, जैसे इन्वर्टर वगैरह में फॉल्ट आता है तो हम लोग चेक करते हैं ना अपने से कि क्या कम है, क्या दिक्कत है, कौन सी लाइट जल रही है, क्या एरर दिखा रहा है। तो वही चीज है, कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले हम उसको पहचानेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमारे बस का है कि कस्टमर केयर फोन करके बुलाए मैकेनिक को, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रॉब्लम को पहचानना, तब कुछ आगे सॉल्यूशन के बारे में हम सोचेंगे। आंसर बी है। और जो लेसन है इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन था। आगे की क्लासेस जल्द मिलेंगी, आगे वाले जो लेसन है उसकी भी क्लासेज आपको मिलेंगी। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको जो कुछ बताना चाहें, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है जो मुझे सुधारना चाहिए क्लास में, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं, वेलकम है। और लास्ट में फिर बोलूंगा, अब तो मैं जा रहा हूँ बंद करने रिकॉर्डिंग, क्या बंद हो गया क्या, नहीं मैं हट गया रिकॉर्डिंग बंद करने। और आपको क्या करना होगा,
वीडियो को लाइक करना होगा और शेयर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।